अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला खान वज़ीर और आप देख रहे हैं इस वक्त उर्दू पॉइंट। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक और अहम मसला है और वो ये है कि हमारी सियासत में चमचागिरी उरूज पर है। आखिर इसकी क्या वजूहात है? और हम सिर्फ मज़हब, मसलक, बरादरी, पीरी मुर्शिदी या बिरयानी के प्लेटों और साथ ही साथ में तब्दीली के नारों या फिर कपड़ा मकान के नारों और वादों के बिना पर हम वोट क्यों देते हैं? इसको हमने अपना वतीरा क्यों समझा हुआ है? सवाल ये भी उठता है कि क्या आम शहरी में से बगैर करोड़ों रुपया लगाकर ऐवान और इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बन सकते? इन तमाम पर बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे वज़ीरिस्तान में इलेक्शन के हवाले से। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त वज़ीरिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसमें अगर आपने कोई रैली निकालनी हो, जलसा करना हो, सबसे पहले आपको वहाँ की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में हमने वहाँ पर एक अवामी सर्वे करवाया है NA48 में, NA49 में और NA50 में। आपको बताता चलूँ कि NA48 में जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनमें औरंगज़ेब है जो इनका ताल्लुक PTI से है, और साथ ही साथ में उनके साथ जो उनको कांटे का एक टफ टाइम देने वाले हैं वो है मोहसिन दावर, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए सर्वे के मुताबिक तो मुफ्ती मिसबाहुद्दीन है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो NA48 में ये पोजीशन है। NA49 में अगर हम देख लें तो वहाँ से जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो है मौलाना जमालुद्दीन और उसके साथ है मौलाना दोस्त मोहम्मद, जिनका ताल्लुक PTI से है। तो इन दोनों में टफ टाइम है। NA50 में वाज़ेह सूरत हाल है और वो ये है कि अली वज़ीर जो है वो वहाँ से एक कामयाब नज़र होते हुए दिखाई देते हैं। PTI ने चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया, तो NA50 में अली वज़ीर की जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है। फाटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जाहिद वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद, फाटा में इस वक्त इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है और इस सरगर्मियों का इलेक्शन के ऊपर क्या असर होगा? बिल्कुल असद, इस बार चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ फाटा के जितने भी वो अजलात थे वो मर्ज हो चुके हैं, तो आपके बार कबायली अजला की जो अवाम है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं और पहली बार हमारा जो वोट है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ काउंट हो रहा है। तो जिस तरह इंतखाबी सरगर्मियाँ खैबर पख्तूनख्वा में जारी, इस तरह न्यूली मर्ज जो अजला है KTK, बाजवाड़, खैबर, कुरम और नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान और मुमंद, तो वहाँ पे भी 2013 के मुकाबले में 2018 में इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो अरूज पे कुछ ज़्यादा ही मतलब जोश से और लोग एक्साइटेड हैं, उम्मीदवार भी एक्साइटेड है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि 2013 में आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा कि फाटा में जंग जो थी दहशत गर्दी के खिलाफ वो पीक पे थी, हमारे जो कैंडिडेट्स थे या पब्लिक जो थी वो महफूज नहीं थी। अब फौज की जो कार्रवाइयाँ थी, जो ऑपरेशन किए, उसके नतीजे में अब कबायली अजला में अमन पूरी तरह कायम हो चुका है। तो यही वजह है कि चूंकि अमन कायम है, अमन की फिजा है वहाँ पे, तो कैंडिडेट्स और जो सियासी वर्कर्स है, आम जो पब्लिक है वो कुल आम यानी कुल फिजा में इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और हमने देखा कि 7 अजला में और AFR में बगैर किसी रोक टोक के कैंडिडेट्स ने, सियासी पार्टी ने, सियासी सरगर्मियाँ बड़े जोश से जारी है। सवाल यहाँ पे एक और इल्ज़ाम लगाया, चूँकि वहाँ के लोगों से बात हुई तो PTI के जो उम्मीदवार है औरंगज़ेब और जो दीगर इलाके में है उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी के थ्रेट सिर्फ बाकी उम्मीदवारों को है, उनको थ्रेट्स नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इस बयान में कितनी सदाकत है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में चूंकि सेक्शन 144 दफ़ा 144 नाफिज है, बाकायदा तौर पर इजाज़त लेनी पड़ती है पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए, जलसे जुलूस के लिए, रैली के लिए, तो 24 घंटे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर इजाज़त मिले तब आप जलसा कर सकेंगे या रैली निकाल सकेंगे। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सिचुएशन ये, कल भी वहाँ के जो एक कैंडिडेट है मलिक फरीदुल्लाह NA48 से आज़ाद उम्मीदवार है, उन्होंने
हमें कॉल की मीडिया को कि भाई हम जहाँ भी निकलते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, तो हमें सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिले इंतजामिया के जो ऑफिसर्स है, जो हुकाम है, वो ये कहते हैं कि भाई आप नकलो हरकत करो तो हमें बता दिया करें, आप अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करें और आप अपनी नकलो हरकत महदूद करें। और जब भी हम निकलते हैं तो हमारे पीछे भी लोग पड़े होते हैं कि आप ये करे, वो करे, इधर ना जाए, उधर ना जाए। जबकि इसके मुकाबले में अगर पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई बड़े आगादाना तरीके से शुमारी वजीरिस्तान में रैलियां निकाल रही है, जलसे कर रही है। कल भी हमने देखा कि कोई 200 या 300 गाड़ियों पे मुश्तमिल काफिला मीरान शाह मिरली से होता हुआ तहसील शाह में पहुंचा। चूंकि तहसील शाह में रुकावटें भी है, उसके बावजूद वो शवा तक पहुंचा। तो उनका यही इल्जाम था और बाकी जो कैंडिडेट से आज़ाद इंडिपेंडेंट कि भाई हम जब निकलते तो हमारे मसले होते हैं। इसके अलावा उसके मुकाबले में अगर पीटीआई कहीं जलसा करना चाहे तो उसके लिए कोई मतलब थ्रेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। तो ये चीज गौर लायक है और संजीदा भी है कि भाई हम क्यों हमारे इधर इर्द गिर्द क्यों कयूद है और पीटीआई को क्यों कुलम कुला छोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद वजीर। नाज़रीन, हमारे साथ जाहिद वजीर मौजूद है फाटा से और उन्होंने हमें बताया कि क्या सूरत हाल है फाटा में। और अभी हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं हो रही, पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर क्यों नहीं उभर रहा। सवाल ये उठता है कि सिर्फ हमारे जो लीडरान हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, एक दूसरे का एहतसाब करते हैं। एलीट क्लास इस वक्त हुकूमत कर रही है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो यहाँ पर बुनियादी सवाल ये उठता है कि आम शहरी के पास मौका क्यों नहीं है कि वो इक़्तिदार में आ सके और वो हुकूमत बना सके। ये एक सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा सवाल ये उठता है कि इर्द गिर्द ये एक सवाल, ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है इदारों के ऊपर कि वो जो इदारे हैं वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। तो बुनियादी सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हमारे सियासी जो लीडरान हैं उन्होंने इदारों को मजबूर नहीं किया कि वो सियासत में मुदाखलत करें। इस तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे लिए फ़ख्र की बात है उर्दू पॉइंट के लिए भी कि हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, तारीख़ दान है आप और माहिर सियासत है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ स्वीडन से मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे चूँकि आप पहले पाकिस्तान में थे, अब उधर शिफ्ट हो गए। तो हमारी एक खुशकिस्मती तो ये है कि हमारे साथ वो टेलीफोन मौजूद होंगे, मगर हमारे साथ वो एक लाइव मौजूद नहीं थे। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि बज़रिया टेलीफोन लाइन इस वक्त हमारे साथ तारीख़ दान और माहिर सियासत डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, बुनियादी सवाल यहाँ पर ये उठाऊँगा कि पाकिस्तान को बने हुए 7 अशरे होने वाले हैं, आखिर क्या वजह है कि अब तक हम फलाही रियासत नहीं बन सके, आज भी हम सिक्योरिटी स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। हम एक फलाही हुकूमत नहीं रियासत नहीं बन सके या एक डेमोक्रेटिक रियासत नहीं बन सके? सवाल क्या है आपका? सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि फलाही रियासत क्यों नहीं बन सके? फलाही रियासत के लिए भैया बात यह है कि जो पुराने जमाने की अपना खुलफाए राशिदीन की जो फलाही रियासत थी वो माले गनीमत की बुनियाद पे उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। और आज के दौर में अगर आपने फलाही रियासत बनानी है तो पहले आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और अपनी नेशनल वेल्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, और वही यहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए फलाही रियासत जो है वो चैरिटी के तौर पे चलती है, लोग खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, उस लेवल पे होती है। लेकिन एक फलाही रियासत बनाने के लिए आपको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को दुनिया के लेवल पे लाना पड़ेगा और उस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा सर, ये पाकिस्तान में 70 साल से ये मसला है कि जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है वो एलीट क्लास से मुराद बिजनेसमैन भी शामिल है, सिविल मिलिट्री रिटायर ऑफिसर भी शामिल है। आखिर आम बंदा हुकूमत और इक़्तिदार में क्यों नहीं आ सकता, क्या वजह है इसकी? बात यह है कि अब तो देखा जाए सारी दुनिया में जहाँ पे पैसा है वहां पे लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं और करोड़ों, और ये सारी दुनिया में ये रिवाज हो गया है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में
तो क्योंकि हमेशा से जो लैंडलॉर्ड क्लास है उसका अपने इलाके में बहुत जोर और जबर रहा है। हमारे जो कैपिटलिस्ट थे वो तो शुरू से आपको शायद ये इसका इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में कैपिटलिस्ट क्लास को पैदा किया गया है। पाकिस्तान जब बना था तो यहाँ पे तो कोई उनकी अपनी इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास नहीं थी। पाकिस्तान में बनी PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसने वर्ल्ड बैंक के जरिए और शायद IMF के जरिए, डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक के जरिए यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगाई। जब वो कामयाब हो गई, स्टेट ने लगाई, तो प्राइवेट हाथों में बेची गई। बहुत कम यहाँ पे मिलें और फैक्ट्रियां जो है वो यहाँ के जो मुसलमान थे उनके पास थी जी। मुसलमानों ने कभी उधर तवज्जो ही नहीं दी है। प्रोडक्शन की तरफ हमारा रिवाज ही नहीं है। मुगलों के दौर में भी सारी इकोनॉमी जो है, अगर आप देखें, जो रेवेन्यू सिस्टम है वो राजा टोडर मल ने बनाया था। और अगर आप खिलाफत उस्मानिया में देखें तो सारी इकोनॉमी जो है वो गैर मुसलमानों के हाथ में थी, यानी आर्मीनियंस, ग्रीक्स, ज्यूज और जो बाकी इस किस्म की माइनॉरिटीज है। ये पाकिस्तानी जो है अपना इस्लामी जो रियासत का तर्ज है, ये है फौजी किस्म की एक उसमें जाना और जनरल बनना और फतुहात में हिस्सा लेना। यहाँ से हमारे हीरो आए हैं। हमारा इजाद की तरफ, इल्म की तरफ जो है कोई ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सर, आपने इस्लाम की मजहब की बात की तो यहाँ पर मैं ये सवाल उठाऊंगा कि आखिर हमारी रियासत में मजहबी एक्सट्रीमिज्म उरूज पर है, इसका खात्मा कैसे हो सकता है? बात यह है कि ये मजहब के नाम पे ली गई थी, वरना कोई इसकी और बुनियाद नहीं थी। अगर मजहब को अपना कौमियत की बुनियाद ना बनाई जाती तो ये डिमांड नहीं ना थी हो सकती। इन्होंने मजहब के नाम पे पाकिस्तान बनाया है। और जो आज की दुनिया का रिवाज है कि जो एक इलाके में लोग रहते हैं वो सब वहाँ के सिटीजन होंगे और वो मिलके अपनी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जंग लड़ते हैं। इन्होंने कहा जी हम उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम अपनी जंग करेंगे, अपना एक मुल्क बनाएंगे जो इस्लाम की बुनियाद पे होगा। अब इस्लाम की बुनियाद क्या थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने कई दफा मौलवियों के साथ कहा कि ठीक है आप जो चाहते हैं हम वो भी कर लेंगे। और जो वेस्टर्न जो है कॉरेस्पॉन्डेंट उनको कहा कि नहीं जी पाकिस्तान में तो एक फलाही किस्म की जमहूरियत होगी। तो हर किस्म का बयान है। अब मसला ये है कि कौन हावी है पाकिस्तान में? जाहिर है वो लोग हावी हैं जिन्होंने जो कहते हैं कि ये क्योंकि इस्लाम के नाम पे लिया गया है लिहाजा ये जो भी होगा यहाँ पे वो इस्लाम के नाम पे ही होना चाहिए। ये आप इंडिया में नहीं देख सकते। वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन कंफ्यूजन है हमारी अवाम में कि कोई ये कह रहा है कि इस्लामी ममालिक इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया है, कोई दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं फलाही दर। क्या सर इसके क्या वजह आप समझते हैं? मेरे ख्याल यही कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पे ये लिया गया है और ये सच है। और ये इस्लामी फलाही रियासत होगी तो वो हम कहते हैं बना के दिखाए ना। मसलन जनरल जिया के दौर में ज़कात का सिस्टम लाया। इनका जो मौक़िफ़ है फलाह का वो यही है कि ज़कात दी जाए और ये और वो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये दुनिया जो है वहाँ पे जापान की तबाही हुई, जर्मनी की तबाही हुई, वो जो दोबारा उठे हैं वो अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बुनियाद पे उठे हैं। दुनिया में आज की अगर अपने फलाही स्टेट किसी किस्म की बनानी है, मतलब स्वीडन स्कैंडिनेविया में वो सिर्फ 9 मिलियन की पॉपुलेशन है लेकिन उनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इतनी जबरदस्त है, वॉल्वो कार और हाई टेक और ये और वो, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक बहुत बड़ी फलाई रियासत बनाई है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज ही ना हो तो उसके बाद फिर इंडिविजुअल चैरिटी होगी ना। या यहाँ पे ये सारा इनकी सोच जो है ना कभी इस तरफ नहीं आई कि अमन कायम किया जाए, लैंड रिफॉर्म्स इस किस्म के किए जाए कि जो टिलर ऑफ द लैंड है उसके पास इतना हो कि वो अपना भी गुजारा कर सके। और फ्रेगमेंटेशन लैंड भी नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे पोर्शन हो। ज्यादातर आपको
इधरों इंडस्ट्रियल फार्म्स बनाने पड़ेंगे अगर उधर जाना है, या आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हाईटेक में आना पड़ेगा। जैसे इंडिया में उन्होंने सॉफ्टवेयर को बहुत तरजीह दी है, बेंगलोर में ये और वो। पाकिस्तान में भी बहुत काबिल लोग हैं और वो कोशिश करते हैं, लेकिन यार एक दो बंदों से बात नहीं बनती, ये पूरी स्टेट की सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं होगा, माफ करना, आपकी और मेरी ख्वाहिशात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। और इंडिया के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन है वो बिल्कुल बेहूदा है और उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मैं पूरा मानता हूँ कि इंडिया में भी इसको बड़ा नेगेटिव किस्म की सियासत है, वहां पे भी वो पाकिस्तान के साथ। ये मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, आपने कहा बहुत बुरी किस्म की सियासत इंडिया में भी पाई जाती है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है, तो यहाँ पर तो ये जो चमचागिरी की सियासत है, हम वोट जो है बरादरी की बुनियाद पर देते हैं कि ये हमारी बरादरी से है इसलिए हमने वोट दिया, मजहब की बुनियाद पर देते हैं, इसका खात्मा कैसे होगा? पता नहीं ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे होता है कि लोग जब ये सवाल करते हैं तो आप एक इररिस्पॉन्सिबल जवाब दे के तो खुश कर देते हैं। मैं उन स्कॉलर्स में नहीं हूँ कि जो कि ऐसे ही ख्वाब दिखाए और अपनी बात जो है वो करके और खत्म कर दे। मैं रिस्पॉन्सिबल किस्म का रिसर्चर हूँ और मुझे नजर आता है कि जब तक जवाब क्या आपके ख्याल में, क्या मतलब, क्या दोबारा कहें? आपके ख्याल में इसका खात्मा कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि इस खित्ते में अमन की बुनियाद पे कोऑपरेशन हो, ट्रेड बढ़े और जो ये अपना आर्म्स रेस है कि उधर अगर बम बनेंगे तो हम भी बनाएंगे, ये हमने करके देख लिया यार। हमारे पास अब एटम बम है, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आप बात रोक दें, अब उनसे आप अमन की बात करें और अगर उधर भी तैयार हो तो अमन की तरफ जाएं। सार्क है आपके पास फ्रेमवर्क ऑलरेडी, आप उसको और ज्यादा डेवलप करके यूरोपियन यूनियन जैसा बना दें और यहाँ पे बहुत ट्रेड हो सकती है। आप वाघा और अटारी वाला जो रूट है, अगर इसको खोल दें तो सिर्फ जो ट्रेड है सेंट्रल एशिया तक इंडिया की, उस पर आप टैक्स लगाएं, आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, 100% आपको प्रॉफिट है। आप बल्कि उनसे ये भी डिमांड करें कि हमको अपनी प्रोडक्शन के अंदर आप जॉइंट वेंचर शुरू करें, ये पॉजिटिव है। आप चाइना के साथ भी करें, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि चाइना भी अगर इसमें पार्टनरशिप करना चाहता है और अगर सिपेक से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगती है, यहाँ के वर्कर्स को भी फायदा होता है, तो मैं उसके भी हक में हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कैपिटल नहीं है, कैपिटल बाहर से ही आएगा, फतूहात से तो आ नहीं सकता। अब ये कोई 7वीं सदी तो है नहीं, 8वीं सदी तो है नहीं, वो पहले 100 साल में जो मुसलमानों ने कमाल करके दिखा दिया, अब उस ख्वाब ख्याली से निकल के 21वीं सदी में आना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबल हुकूमत बनानी पड़ेगी। करप्शन को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। साउथ कोरिया में अभी खत्म नहीं हो रही है ना, एक दूसरे को ऊपर से हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इसके साथ ये भी आप मुझे बताइएगा कि हमारी जो सियासी लीडरान हैं वो बार बार कहते हैं कि जो इदारे हैं वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। आपको नहीं लगता कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो इदारों को मजबूर कर रहे हैं कि वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं? अब यार मैं यहाँ पे बैठ के कैसे ये फैसला कर सकता हूँ कि ये मजबूर कर रहे हैं या वो इदारे कर रहे हैं, लेकिन हो तो यही रहा है ना। 70 साल से पीछे से यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। जो हम नजर आ रहा है पिछले बहुत सालों से, वो यही है कि इदारे भी इन्वॉल्व हैं और हमारे सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं। अब ये चारों को बिठा के कौन समझाए, ये मुझे तो बिल्कुल ऐसी समझ आती है कि पाकिस्तान गया बंद, 200 मिलियन का ये मुल्क है, ये दुनिया का 6वां और सबसे बड़ा मुल्क है और इसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। ये जो नॉनसेंस है कि हमको वो खत्म करना चाहते हैं, दुनिया हमसे डरती है कि इन्होंने क्या एटम बम बनाया है, कभी ये यहाँ पे टेररिज्म यहाँ के इनके मुल्क से हो जाती है, कभी वहां पे उंगली कर देती है। और अगर अब वो इंडिया कहें आप रॉ अगर इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, तो मुझे कोई उसमें हैरानगी नहीं है। अगर आप उनको तंग करते हैं तो वो फिर आपको भी तंग करेंगे, और अफगानिस्तान को अगर आप तंग करते हैं तो वो आपको करेंगे। ये सारा मसला एकदम हल हो सकता है, क्योंकि तीनों मुल्कों को पता है कि कोई एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकता, जो मर्जी ये कर ले। तो इसको अगर हम मान लें और इसको आगे चले आप
ठीक, बहुत शुक्रिया ये सर। मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। ठीक है सर, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, उन्होंने तफसीली बात की। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वजीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।